नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया में जो सोसाइटी है, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है और सोसाइटी का फॉर्मेशन होने के बाद फैमिली क्या होती है और रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली एंड रिलेशनशिप। और जो रिलेशन जो हैं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, वही क्या है, वैलिड रिलेशंस माने जाते हैं। ठीक है, जहां पे हमने बात की थी कि जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन क्या है कि उनके रिलेशनशिप को समाज ने स्वीकृति दी हुई है, इसलिए वो स्वीकार्य है, वो परिवार का हिस्सा है। सिमिलरली जो एडॉप्टेड सन या डॉटर है, वो बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन क्या है कि एडॉप्शन एक एक्सेप्टेड नॉर्म है इंडियन सोसाइटी में। तो जो एक्सेप्टेड नॉर्म है और एडॉप्शन होता है, तो उससे जो बच्चे जुड़ते हैं परिवार में, उनको भी स्वीकार्यता दी गई है। दे आर एक्सेप्टेड इनटू द फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के ही जब परिवार होगा तो परिवार की कुछ संपदा होगी। वो संपदा कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके हैं, हम आज उसी के बारे में जानेंगे। डिसेंट का मतलब होता है, यहां जो हमने देखा दो वर्ड, एक डिसेंट है और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिसेंट का मतलब होता है टू गो डाउन टू लोअर प्लेस। लोअर प्लेस का मतलब यहां पे है नेक्स्ट जनरेशन, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कैसे, तो पिता से प्रॉपर्टी किसको, तो फादर से प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होती है, सन को होती है। ठीक है, या फिर मदर से किसको होती है, डॉटर को होगी। तो ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता है, तो ये जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ये एम जो है वो डी एम का डिसेंट है। ठीक है, या फिर एस एम का एफ का डिसेंट है। ठीक है, अब आते हैं, अब प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी होती है कोई भी वस्तु, ठीक है, एनीथिंग। इसकी दो चीज होनी चाहिए, दैट हैज वैल्यू और दूसरा ओनरशिप। ठीक है, जब तक ये दो चीजें उसमें नहीं है, वो क्या होगा, प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट बट देयर मस्ट बी वैल्यू एंड ओनरशिप अटैच्ड विथ। उदाहरण के लिए लैंड को अगर देखा जाए, तो पहले जमीन का विक्रय नहीं होता था। सेल ऑफ लैंड वाज नॉट अलाउड इन अर्लियर इंडियन सोसाइटी। क्यों, क्योंकि जो जितनी संपत्ति होती थी वो राज्य की संपत्ति होती थी। जब से आप देखते हैं कि जब अंग्रेजों के समय में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए क्या किया गया, कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए ओनरशिप ग्रांट की गई, किसको, जमींदारों को। और वहां से देखते हैं कि लैंड जो है एक प्रॉपर्टी के तौर पे आ गया और ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो गया। और यहीं से जैसे ही वो प्रॉपर्टी बनता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहीं से उसका ट्रांसफर और सेल क्या होता है, परमिशेबल हो जाता है। जिसके तो प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो एक तो जो है सेल करके हो सकता है, ठीक है, या हम इनहेरिट कर सकते हैं फैमिली में, या फिर सक्सेशन के थ्रू। सक्सेशन का मतलब है कि एक जो जनरेशन है उससे दूसरे जनरेशन को दिया जाना, ट्रांसफर करना। तो जो खरीद बिक्री होती है वो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ठीक है, जो उसमें नॉर्म दिए गए हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी। और जो सक्सेशन के थ्रू, जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदू कोड बिल जब लाया गया था आजादी के बाद, तो उसमें एक है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा नेक्स्ट जनरेशन के साथ, या फैमिली में जब डिवीजन होगा जॉइंट प्रॉपर्टी का, तो उसका डिवोल्यूशन डिवोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखें, तो इंडियन सोसाइटी में दो तरह से डिवोल्यूशन होता है।
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को प्रॉपर्टी दो तरीके से ट्रांसफर की जाती है। वन इज यूनिलीनियर, एक रेखीय यूनिलीनियर, और दूसरा होता है कॉग्नेटिक। ठीक है, यूनिलीनियर का मतलब होता है कि परिवार के में जो प्रॉपर्टी है वो वन साइड ऑफ पेरेंट से सिर्फ एक साइड ऑफ चिल्ड्रन को जाता है, वन साइड ऑफ पेरेंट टू वन साइड ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरे साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि फादर से सन, ये देखिए यहाँ फादर है, फादर से प्रॉपर्टी किसको जा रहा है, सन को जा रहा है, और डॉटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इग्नोर्ड हो जाएगी। ठीक है, सी हैज राइट टू मेंटेनेंस, बट उनको प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है मदर टू डॉटर, मदर से डॉटर को जाएगा, लेकिन फिर वो क्या है कि यहाँ पे सन जो है वो कंप्लीटली इग्नोर्ड होगा। ठीक है, तो जो यूनिलीनियर वे है, इसको इसी को डिवाइड जब किया जाता है, फर्दर हम जब क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं, वन इज मैट्रिलीनेज और दूसरा पेट्रीलीनेज। कहते हैं ना कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है कि जहां पे पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, और जो बाकी जो प्रॉपर्टी है पिता से पुत्र को ट्रांसफर होगा, डॉटर को कुछ नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि डॉटर जो है वो दूसरे परिवार में चली जाएगी, फिर वो उस परिवार की हो जाएगी। ऑल्दो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1955 वो राइट टू मेंटेनेंस ग्रांट करता था वुमेन को। उसके बाद फिर कानून में बदलाव आए, 2005 के बाद महिलाओं को भी फैमिली प्रॉपर्टी में अधिकार, बराबर का अधिकार दिया गया। और अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कि उनको ये बराबरी का अधिकार जो 2005 में दिया गया वो एक्चुअली क्या है 1955 से ही एप्लीकेबल है, ऐसा आया। तो अब हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक में पिता से पुत्र को ट्रांसफर हो रहा था, और मातृसत्तात्मक में क्या होता है कि मदर से डॉटर को होता है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा कि मदर से डॉटर को होगा तो सन इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। ठीक है, सन यहां इग्नोर होगा, डॉटर यहां इग्नोर होती थी। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम कहां देखते हैं, एग्जाम्पल देखने को मिलता है मातृसत्तात्मक समाज का, तो गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब, जो हम नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, तो वहां पे ये तीनों ट्राइब्स हैं, और इन ट्राइब्स में मातृसत्तात्मक प्रथा आज भी प्रचलित है, और वहां जो है मदर से प्रॉपर्टी डॉटर को ट्रांसफर होता है। सिमिलरली पितृसत्तात्मक समाज, बाकी भारत में पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, और पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि पिता से संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र को किया जाता है। ठीक है, ये था यूनिलीनियल सिस्टम। और जो कॉग्नेटिक सिस्टम है, कॉग्नेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी साइड से किसी को भी जा सकती है। ठीक है, यहां पे कॉमन जा रहा है रिकॉग्निशन, और ये केवल प्रॉपर्टी का नहीं होता है, प्रॉपर्टी एंड टाइटल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टाइटल एक यूनिलीनियर में एक तरफ से दूसरे एक ही तरफ के लोगों को जा रहा था। यहां पे क्या है कि जो लेने वाला है उसके पास राइट है कि वो किसका टाइटल लेता है। उदाहरण के लिए अगर मानिए बच्चे मदर के जो है सो का टाइटल यूज करना चाहते हैं तो मदर का कर सकते हैं, फादर का यूज करना चाहते हैं फादर का कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दोनों में से किसी को बराबर दिया जा सकता है, या फिर जो है सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव में किसी भी तरफ से किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, ये एक जो है सो फिक्स नॉर्म नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसी तरह से जो दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का वो है प्राइमोजेनिचर एंड अल्टीमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का क्या मतलब होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब है प्राइम, प्राइम मतलब क्या होगा कि जो प्रमुख होगा। ठीक है, प्राइम, और जेनिचर का मतलब होता है उत्पत्ति।
या जन्म, ठीक है। तो प्राइमो जो पहले जिसका जन्म हुआ, तो जो फैमिली में क्या होगा कि जो इल्डेस्ट सन होगा, इल्डेस्ट चाइल्ड होगा फैमिली का, ठीक है, उसको दिया जाता है इल्डेस्ट मेल चाइल्ड, ठीक है। और अल्टीमो जेनिचर, अल्टीमो का मतलब होता है जो कि सबसे आखिरी में आया, ठीक है, जो लास्ट जिसका बर्थ है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होता था बच्चा, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी। तो इसका उदाहरण जो है इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो एक निम्बूद्री ब्राह्मण कम्युनिटी है, ठीक है, निम्बूद्री ब्राह्मण ऑफ केरला, ठीक है। ये कम्युनिटी जो है इंडिया में सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक का है। डिस्टिंक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है एक ही सोसाइटी में दोनों पेट्रियार्की भी है और पेट्रियार्की के साथ प्राइमोजेनिचर भी है। अब दोनों कैसे है? तो यहां पे एक तो पिता से सिर्फ पुत्र को ट्रांसफर होता है और पुत्र में भी सिर्फ एक पुत्र को जाएगा, किसको? जो सबसे बड़ा पुत्र है। अब इसे बारे में जब इस ट्रेडिशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जैसे मानिए कि एक फादर है, ठीक है, निम्बूद्री ब्राह्मण में, और इनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहां पे क्या है कि जो एल्डेस्ट सन होगा, ये फादर के पास प्रॉपर्टी जो आई है, ये एल्डेस्ट सन होंगे इसलिए इनके पास आई है, और इन्होंने निम्बूद्री ब्राह्मण कम्युनिटी में ही शादी की होगी, ठीक है। तो केवल जो एल्डेस्ट सन है उसको ही शादी करने का अधिकार होता है, ताकि जो उसके ऑफस्प्रिंग हो, उसके बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी का वारिस बनाया जा सके, ठीक है। तो जब केवल, अब देखिए क्या होता है कि जब केवल बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगा तो ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी को मेंटेन करने का, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो फिनेंशियल नीड्स थे इन दोनों, इनके 2 3 4 के, वो तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल नीड्स हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं थी, वो पूरी नहीं होती थी और ये शादी भी नहीं कर सकते थे। तो इनमें क्या प्रथा है कि यहाँ पे एक विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट होता था। निम्बूद्री के बाद एक नायर कम्युनिटी है, ठीक है। नायर कम्युनिटी की महिलाओं के साथ इनके शारीरिक संबंध होते थे, ठीक है। और ये नायर कम्युनिटी की महिलाओं के साथ इनके संबंध होते थे, और अगर इनसे कोई बच्चा जन्म भी लेता था इनके संबंध से, तो वो बच्चा किसका माना जाएगा? नायर कम्युनिटी का। अगर इसके ट्रेडिशनल वैल्यू को, अगर ट्रेडिशन सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो काफी एक्सप्लॉइटेटिव लगता है, ठीक है। कैसे कि अब ये देखिए यहाँ पे इस पुरुष को, जो छोटे बच्चे थे, छोटे भाई थे, बड़े बेटे को तो संपत्ति मिल गई, उसने शादी भी की, लेकिन जो छोटे थे उनको कुछ नहीं मिला। तो वो क्या करते थे, उनके अपने मतलब नायर कम्युनिटी की महिलाओं के साथ संबंध होते थे। तो ये क्या करते थे, इनके जब संबंध होंगे, शारीरिक संबंध बनेंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, रिप्रोडक्शन के चांसेस थे, बच्चे के हो सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, अब मानिए कि यहाँ पे इस महिला से और पुरुष से दो के से बच्चा अगर उत्पन्न हुआ तो वो तो क्लेम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये विजिटिंग हस्बैंड जो होते थे, ठीक है, ये गिफ्ट वगैरह देते थे महिलाओं को, और ऑफस्प्रिंग नहीं हो तो यहाँ पे क्या होता था कि ये नायर कम्युनिटी की महिलाएं मल्टीपल विजिटिंग हस्बैंड्स रखती थी। मल्टीपल विजिटिंग हस्बैंड्स का मतलब था कि जो है सो कई सारे ऐसे जो छोटे भाई हुआ करते थे फैमिली ओनर के, ठीक है, तो कई सारे होते थे, तो किसका बच्चा है ये पता ही नहीं चल पाता था। तो इस तरह से समाज नॉर्मली वहां पे गवर्न होता था, और जो बच्चे होते थे वो नायर कम्युनिटी के माने जाते थे। तो इस तरह से जो हमने देखा कि 4 प्रकार से हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता रहा है। पहला,
पैट्रियार्क, पहला यूनिलिनियल, यूनिलिनियल में हमने देखा दो, पैट्रियार्की और मैट्रियार्कल, और कॉग्नेटिक देखा, ठीक है, यूनिलिनियर, कॉग्नेटिक, और दूसरा प्राइमोजेनिचर एंड चौथा अल्टीमोजेनिचर। तो ये चार तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडियन सोसाइटी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो टर्म है ज्वाइंट फैमिली टर्म को कॉइन किया था, जिन्होंने पहली बार यूज किया था, उस पर्सन का नाम था सर हेनरी मेइन। इन्होंने जब ये इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो फैमिलीज थी, चूंकि वो फैमिली ग्रुप में होती थी, इसलिए उनको नाम दिया क्या, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, अब क्या ग्रुप में रहने वाली सारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती है? तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे फैमिली को तीन ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। पहला कंजुगल, जो स्नेह संबंध पर आधारित होता है, कंजुगल फैमिली में कौन होते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, यहां पे केवल हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों के बीच में स्नेह का संबंध है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगल फैमिली है। कॉन्जुगल फैमिली में जब चाइल्ड जुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्जुगल फैमिली में प्लस में क्या हो जाता है, चाइल्ड जुड़ जाता है, बच्चा इन्हीं का होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा। ठीक है, ये तीन लोग जब हो जाते हैं या चार, जो भी बच्चे की गिनती पर निर्भर करता है, तो जो हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे जो हैं वो मिलकर के एक न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। ठीक है, और जब मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिली जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, अब एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली मान की उदाहरण के लिए हम अगर लें, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, इनका बच्चा, फिर हस्बैंड वाइफ इनका बच्चा, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। इसी तरह से आगे आके तो इस तरह का जो जितना बनता जाएगा ग्रुप, तो जब मल्टीपल फैमिली सिस्टम आ जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, विस्तृत परिवार। अब देखिए एक्सटेंडेड फैमिली जो होता है, इसको फर्दर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो, एक लिटरल एक्सटेंडेड फैमिली और दूसरा लीनियर एक्सटेंडेड फैमिली। लिटरल हॉरिजॉन्टल वे में जब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जब कभी भी मानिए चार भाई हैं, एक दो तीन चार, और चारों भाई का जो न्यूक्लियर फैमिली है, इनकी वाइफ हो गई चारों की, और चारों के बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये चारों जब फैमिली, जब न्यूक्लियर फैमिली एक साथ होगी तो ये एक्सटेंडेड फैमिली होंगी। और वर्टिकल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब हो गया कि एक दादाजी हो गए। ठीक है, दादाजी का क्या हुआ कि एक बेटा है जो कि फादर हो गया, और फिर इसका जो बच्चा है वो सबकी वाइफ भी है। ठीक है, इनकी दादाजी की वाइफ दादी जी हैं, पिताजी की वाइफ मदर हैं, और फिर जो है सो सन है उसकी एक वाइफ है। ठीक है, उसके सन के जो है सो फिर डॉटर है, उसके हस्बैंड है। और ये जो है तो इस तरह से जब लीनियरली जब नीचे डिवॉल्व होता है तो ये हो जाता है वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली और लीनियल एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक, अब क्या है कि एक स्टेटमेंट दे सकते हैं हम कि ऑल एक्सटेंडेड फैमिली आर नॉट ज्वाइंट फैमिली बट ऑल ज्वाइंट फैमिलीज आर एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, ये कैसे, कहने का मतलब है कि हर विस्तृत परिवार जो है वो संयुक्त परिवार नहीं, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हर संयुक्त परिवार एक विस्तृत परिवार है। कैसे? तो ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। एक है कोपार्सनरी। कोपार्सनरी का मतलब होता है कि जो फैमिली प्रॉपर्टी है, उस पे क्या हो, कॉमन ओनरशिप हो।
ठीक है, संपत्ति पे सबका अधिकार हो, संयुक्त अधिकार हो। और दूसरा शेयर्ड किचन, जो उनका किचन होगा वो शेयर्ड होगा, सब लोग एक साथ एक जगह खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं और साथ में खाते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन जब फुलफिल होता है तभी कोई परिवार संयुक्त परिवार माना जाएगा। अब इसको कैसे इसको हम समझते हैं कि संयुक्त तो फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वहां पे क्या होते हैं कि जन्म से ही अधिकार प्राप्त होते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप का। कोपार्टनरी कौन हो सकता है? तो परिवार के जितने सदस्य हैं सबका कुछ ना कुछ जो है वो शेयर फिक्स हो जाता है जन्म के साथ ही, तो वो सब आपस में कोपार्टनरी बनाते हैं। ठीक है, और उनका सबका जो है फैमिली प्रॉपर्टी पे कॉमन अधिकार होता है, कॉमन राइट होता है। ऑल्दो जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे, हिंदू लॉ में देखते हैं कि वहां पे उनको अलग अलग पावर्स दिए गए, जैसे कर्ता का पावर अलग दिया गया है, ठीक है, कर्ता का पावर दिया गया है, लेकिन क्या है कि उनके अधिकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इस स्टेटमेंट को लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि नॉट नेसेसरली all extended family are joint family, but all joint families are extended family। क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या है कि जहां पे मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रहते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या है कि एक साथ रहने के साथ साथ वो कोपार्टनरी भी होने चाहिए और कॉमन किचन भी शेयर करने चाहिए। अगर इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली है, अदरवाइज नहीं। अब हम आते हैं ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली का हम जब एडवांटेज देखते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस, गौर कीजिए। सबसे पहला एडवांटेज होता है एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट फैमिली। क्या है पहला एडवांटेज? कि जो बच्चा होता है परिवार में, ठीक है, जितने बच्चे होंगे, चाइल्ड कैन नेवर फील लोनली। क्योंकि एक तो मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण वहां पे बच्चे जो है सबके बच्चे होंगे, तो उनको खेलने के लिए क्या होता है कि एक ग्रुप मिल जाता है। दूसरा, जो परिवार में जब संयुक्त परिवार में होते हैं तो दादा दादी चाचा चाची, तो बच्चे का क्या होता है कि सबके साथ संबंध जो है सो मधुर होता है। ठीक है, तो बच्चा कभी अकेलापन महसूस नहीं करता है, और जिससे क्या हो जाती है परिवार में खुशियां क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दूसरा जो एडवांटेज है इसका, वहां पे क्या है कि आर्ट ऑफ शेयरिंग। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, रिसोर्सेज जो है सो फिक्स होते हैं, और फिक्स रिसोर्सेज को क्या होता है कि सब में बांटना है, सबका जो है सो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो क्या होता है कि वहां पे शेयर करना हम सीखते हैं, कि जो निश्चित संपदा है उसको हम सब में बांटते हैं। तो आर्ट ऑफ शेयरिंग के लर्निंग का जो है इंस्टीट्यूशन ज्वाइंट फैमिली, सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन होता है ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तीसरा, कि जो बच्चे होते हैं परिवार में जब एक साथ होते हैं तो वो क्या देखते हैं, रिस्पेक्ट। ठीक है, किस तरह से समाज में रहते हैं, सामाजिकता सीखते हैं, किस तरह से परिवार में बड़ों का या फिर परिवार के बाहर जो बड़े हैं उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, ये सीखते हैं। चौथा क्या है, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स।
ज्वाइंट फैमिली में रहने का फायदा क्या होता है कि जैसे दादाजी कोई कहानी सुना रहे हैं या दादी कोई कहानी सुना रही हैं, तो क्या होता है कि जो मोरल एजुकेशन पहले जो बच्चे हैं आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए, 15 साल पहले की बात की जाए, तो जितने ज्वाइंट फैमिलीज थे, उनमें जो बच्चों के सिस्टम थे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना नानी की कहानियां या दादी की कहानियां करके बुक्स आया करती थी, या फिर जो है सो जो गांव की कहानियां होती थी वो सुनाया करते थे, या फिर जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को रामायण, गीता, महाभारत पढ़ के बताते थे या उसकी कहानियां शेयर करते थे। तो उससे सामाजिकता को सीखने का जो एक सामाजिकता को सीखने की जो शुरुआत होती है वो परिवार से हो जाती है। तो ऑल राउंड बुक्स की नॉलेज को बुक से लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन समाज में कैसे रहा जाता है ये किताब से नहीं सीखा जा सकता जब तक कि हम अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। तो ये मिलनसारिता ये जो है समाज में रहने पे जॉइंट फैमिली में आसानी से सीखने को मिल जाता था। और पांचवा क्या है? ए सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एकजुटता का भाव, कि जब सब एक साथ होते थे तो परिवार कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी जो है वो ताकतवर ज्यादा होती है, खुली मुट्ठी का औचित्य कम हो जाता है। तो बंद मुट्ठी की तरह जो है सो परिवार में सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, सबका एक दूसरे के साथ जो है सो एक भावनात्मक संबंध होता था, एक जुड़ाव होता था, ठीक है, तो जिससे सेंस ऑफ टुगेदरनेस हमेशा होता था, ठीक है। और इसी का परिणाम आज के डेट में देखा जाए कि न्यूक्लियर फैमिलीज मल्टीपल होने के कारण वो सब अलग अलग जगह सेटल है। कभी कोई फंक्शन हुआ तभी जो है सो सबका आपस में मिलना होता है, भले ही लोग कितने ही जुड़े क्यों ना हो, लेकिन ये अलगाव जो है वो उनके बीच के भावनात्मक जुड़ाव को एक हद तक ही रख पाता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। ये है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जिस चीज का एडवांटेज होगा उसका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। पर एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो लोग गांव में रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रहे हैं तो वो फील करते हैं कि जो अवसाद आज के डेट में सुनने में आता है कि मेंटल हेल्थ से लगभग आधी दुनिया जूझ रही है। जो डिप्रेशन है, अवसाद की भावना से ग्रसित हैं लोग, उसके पीछे का रीजन अकेलापन है, क्योंकि उनके अलग अलग तरह के जो ऑफिस ऑफिस में काम करते हैं उनका वर्क रिलेटेड प्रेशर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबको बैलेंस करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन सबके बीच में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अगर लैक करता है तो लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में जब लोग रहते थे तो अवसाद की भावना से ग्रसित कम होते थे, ठीक। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये जो है अवसाद की दर ये बढ़ रही है, लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अभी रिसेंटली पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने यूनिनिमसली एकजुटता के साथ निजता के अधिकार को हमारा फंडामेंटल राइट माना है, ठीक है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार माना गया है। लेकिन क्या है कि ज्वाइंट फैमिली में रहने के बाद वहां पे कहते हैं कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो होता है सब कुछ सबके साथ होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है जिस प्राइवेसी की हम हमेशा बात करते हैं वो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है कि एक स्मॉल डिसीजन जो है वो कई स्टेज, स्मॉल डिसीजन रन्स टू एवरीवन, रन्स बाय एवरीवन, ठीक है। अब कैसे? तो परिवार में एक मानिए जड़ है, उसके बाद तना है, फिर शाखाएं हैं। अब क्या है कि कोई डिसीजन लेना है किसी बात पे
तो अब सबसे मशवरा करके ही डिसीजन लिया जाता है ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, तो सबसे मिलजुल करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉरी, एक डिसीजन पैरालिसिस हो जाती है। डिसीजन पैरालिसिस का मतलब है डिले इन डिसीजन। ठीक है, और डिले की वजह से क्या होता है कि कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वित्तीय जिम्मेवारी। अब वित्तीय जिम्मेवारी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि परिवार को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियली साउंड होना, फाइनेंस को मैनेज करना। तो यूजुअली क्या होता है कि जो कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कर्ता, उसका काम होता है परिवार को मैनेज करना, परिवार में सबको सुविधाएं यथासंभव मुहैया कराना। और बाकी जो दूसरे मेल मेंबर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अगर उनके पास कुछ है तो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट ये कर्ता के द्वारा होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कर्ता पे एक या एक से अधिक, एक अपनी फैमिली उसकी और मल्टीपल अदर फैमिलीज भी कर्ता पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है कर्ता पे। उसके बाद चौथा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इंटरफेरेंस इन पेरेंटिंग। ठीक है, बच्चों के लालन पालन में क्या होता है कि कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां क्या कि अगर मानिए कि एक व्यक्ति है, एक ही परिवार में 4 लोग हैं और वो एक ही चीज खरीद सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके बच्चे ने इच्छा जताई, लेकिन चूंकि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अब वो सबके लिए आएगा जो भी आएगा। तो इसीलिए उस बच्चे की जो इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप बच्चे को दुलार कर रहे हैं लेकिन बच्चा वो गलती करता है तो दूसरे आकर के डांटते हैं, तो उससे बच्चे में जो है सो एक नेगेटिव भाव भी आ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे के लालन पालन को लेकर के जो जिम्मेवारियां हैं उसमें क्या होता है कि अलग से इंटरफेरेंस उसमें जो है सो आने लगते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है शेयर्ड किचन। अब शेयर्ड किचन होने की वजह से दिक्कत क्या आती है कि जो परिवार की सारी महिलाएं एक साथ मिल करके खाना, क्या अब खाना भी तो कॉमन ही बनेगा सबके लिए, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल तो अलग अलग है और हर इंडिविजुअल के अलग अलग होने की वजह से हर किसी की इच्छाएं, टेस्ट वो भी अलग होगा। किसी को तीखा ज्यादा पसंद है, किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, किसी को कोई फल अच्छा नहीं लगता। लेकिन शेयर्ड किचन होने की वजह से कॉमन जो फूडिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टेस्ट और उसको हर बात पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, वो अपने टेस्ट को खुल के एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये जो है जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया की इंडिया को हम कहते हैं ना कि डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया डाइवर्स कैसे है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में हम कई सारे एंगल देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मल्टी रिलीजियस, ठीक है, कस्टमरी डाइवर्सिटी है, कस्टम्स हैं। ठीक है, उसके बाद फूड हैबिट्स को लेकर के डाइवर्सिटी है, मैरिज सिस्टम को लेकर डाइवर्सिटी है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंडियन सोसाइटी में व्याप्त अनेकता की बात करेगा। हम कहते हैं ना अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, तो वी विल टॉक अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, कैसे जो है सो डाइवर्स होने के बाद भी हम यूनाइट हैं। ठीक है, इट वी विल टॉक इट इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much. Thanks for watching. And if still you have any confusion regarding the
manner of devolution of property, nomenclature, and their meaning and relevance in contemporary society, you can ask me in comment. Thank you so much. Thanks for watching.